हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग सेकेंड पार्ट इंडियन नेशनल मूवमेंट, नेशनलिज्म इन इंडिया, इसको पढ़ेंगे। देखिए, एक बार फिर से आपको याद दिला दें नेशनलिज्म के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? इमरजेंस ऑफ द मिडिल क्लास, रोल ऑफ फिलोसफर्स, ये सारी चीज़ें और इवेंट्स जो कि अलग अलग देशों के लिए अलग अलग होती है। नेशनलिज्म इन यूरोप के अलग रीज़न है, नेशनलिज्म इन इंडिया के अलग रीज़न है, इवेंट्स के लिए केवल। ठीक है ना, पॉइंट्स कॉमन जो होते हैं वो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। उसमें एक पॉइंट्स और जो इम्पोर्टेंट है उसको यहाँ पर फिर से आपको रिव्यू कर दे। कलेक्टिव बिलोंगिंग। कलेक्टिव बिलोंगिंग क्या होता है? वही जैसे कॉमन हेम्स, कॉमन माइटर्स, ठीक है, फोक लेयर्स, यानी जो अपने ग्लोरियस पास्ट को याद करना, जो हमारे वीर बलिदान हैं इतिहास के, उनको याद करना। तो देखिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। ठीक है, यही से अब आगे इसको बढ़ाते हैं, इसको थोड़ा सा व्याख्या करके, और तब फिर आगे घटनाओं पे हम लोग चलेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ कि ये एक कलेक्टिव बिलोंगिंग कहाँ से आती है? जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, स्वदेशी मूवमेंट हुआ, लोग वंदे मातरम लगाते हुए का नारा लगाते हुए लोग निकले। उसी तरीके से फ्लैग का अपना एक कंट्रीब्यूशन होता है, फ्लैग का अपना बड़ा रोल होता है। अब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में चाहे लाला हरदयाल हो, वो इंग्लैंड में जाकर के भारत का झंडा फहराते हैं, भारत का झंडे का एक डिज़ाइन देते हैं, चाहे मैडम भिकाजी कामा। ठीक है, तो और उसी तरीके से जो पोएट्स का योगदान है कि अवनींद्रनाथ टैगोर भारत माता की इमेज तैयार करते हैं। बंकिम भारत को माता का एड्रेस देते हैं। बंकिम ने सबसे पहले भारत को माता का, और अवनींद्रनाथ ने उनकी स्केच किया, इमेज बनाई, और माखनलाल चतुर्वेदी ने और निराला जी ने भारत माता को बंदिनी के रूप में दिखाया। देखिए, यहाँ पर एक अंतर है जो कि अक्सर करके सीबीएसई में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जर्मनिया और अर्मेनिया से तुलना की जाती है भारत माता की, तो क्या अंतर है? अंतर बेसिकली इतना ही है कि हमारे यहाँ जो ये डिपिक्शन किया गया है भारत माता का, वो एक एस्थेटिक रिलीजियस मुद्रा में बनाई गई है। ठीक है, एक महिला का जो कि शांत और स्थिति में दिखाया गया है, जबकि जर्मनिया में वो स्वाड या शील्ड ली हुई, यानी कि वीर मुद्रा में है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, रिलीजियस, जाहिर सी बात है कि हमारे देश की जो कल्चर है, तो एक रिलीजियस एस्पेक्ट में वो दिखाया गया है। अच्छा, तो ये चीज़ कलेक्टिव बिलोंगिंग बहुत बड़ा नेशनलिज्म का कारण है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से क्लियर कर लीजिए। अब देखिए, 1919 में जालियांवाला बाग मैसेकर होता, और जालियांवाला बाग मैसेकर का सबसे बड़ा परिणाम क्या होता है कि सबसे पहले गांधी जी ने अंग्रेजों की मानद उपाधि, ऑनररी बोलते हैं, तो गांधी जी रिटर्न द ऑनररी टाइटल गिवन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, दैट वाज कैसर हिंद, उसको लौटा दिया उन्होंने। अब इसके बाद एक एक करके सारे लीडर्स, ठीक है, जो ऐसे राजा महाराजा भी जो कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम से इत्तेफाक रखते थे, उसमें शामिल थे, उन्होंने भी अपनी उपाधियां लौटानी शुरू कर दी। तो देखिए, जब असहयोग आंदोलन की ड्राफ्टिंग होने लगी, तो उसमें ये पहला पॉइंट होगा। ठीक है, नागपुर सेशन में असहयोग का प्रस्ताव पारित किया गया। कांग्रेस के नेताओं में इस बात को लेकर के मतभेद थे। कुछ लीडर्स चाहते थे कि हम असेंबली में जाएं, चुनाव लड़ें और असेंबली में अपनी बात कहें, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज बनती है उसका मुखालफत करें, जिसमें मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मुख्य लीडर थे। कुछ का विचार था कि जो पहले के लिबरल्स चले आ रहे थे कि ब्रिटिश सरकार अभी भी बात करने से मान सकती है हमारी बातें, कुछ मांग को मान लेगी, जिसको हमने पहले फेज वाले में कहा था ना, कमीशन ओमिशन वाला फेज। तो उसमें उनकी डिमांड क्या होती थी? भारत में आईएएस की परीक्षा हो जाए, आईएएस में बैठने वाले लोग, चूंकि भारत के में जो नेशनल जो एज था वो 21-22 साल ग्रेजुएशन की हो जाती है, उसके बाद ही आज भी आईएएस दिया जाता है। तो ब्रिटिशर्स ने उसको 18 साल में किया था। समझ सकते हैं उन दिनों में भारत की जैसी दशा थी, कितने परिवार के लोग बैठते होंगे। पूरे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में देखा जाए तो सिर्फ 5-6 लोग दिखाई देते हैं। इंग्लैंड जाकर के परीक्षा देना होता था तो वो न ली जाए, यही डिमांड रहती थी। थोड़े से सोशल रिफॉर्म्स की बात कर ली जाती थी, वो भी तिलक ने पहले ही कहा कि भाई
वो हमारे सोशल मामले में रिफॉर्म्स करने वाले कौन है? वो तो बाहर ही है, वो तो आक्रांता है, वो तो ठीक है, उन्होंने तो हमारे अधिकार को छीना है। दैट्स वाई ही हैड सेड कि जन्म सिद्ध हमारा, ये आपने सुना होगा कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तिलक का फेमस नारा है। तो कहने का मतलब कि इन सारी बातों के बीच अंततः गांधी जी की बात मान ली गई। 1920 में नागपुर सेशन में असहयोग का प्रपोजल पारित होता है। और असहयोग के मेन ऑब्जेक्ट क्या क्या हैं? तो देखिए, असहयोग का मतलब शासन को सहयोग नहीं देना। सहयोग कैसे होता है? जब हम व्यवस्था के साथ चलते हैं, इसका मतलब हम कहीं ना कहीं से उसको सहयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो असहयोग का मतलब कि हम अब कोऑपरेशन नहीं करेंगे, नाउ वी विल नॉट कोऑपरेट। कैसे नहीं करेंगे? सबसे पहला चीज, ब्रिटिश टाइटल, बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश टाइटल। दूसरा, खादी का इस्तेमाल करना, ब्रिटिश क्लॉथ्स का बॉयकॉट करना, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस का, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे सरकारी अफसर अधिकारियों के ऑफिस हो, चाहे वो कोर्ट कचहरी हो, उनको बहिष्कार करना, बॉयकॉट करना। उनकी जगह पर हमारे यहाँ पंचायत सिस्टम शुरू से है, गांव के पंचायतें ऐसे मैटर्स को सॉल्व करेंगी, ठीक है। तो इस प्रकार की व्यवस्था, इसमें पॉइंट्स रखे गए। ऑब्वियस सी बात है कि स्वदेशी मूवमेंट के बाद और उससे कहीं ज्यादा, क्योंकि अब गांधी जी का लीडरशिप भी मिल गया, 15 साल के अंतराल के बाद जो नेशनलिज्म और वाइडेंट हुआ, तो इसमें मास मूवमेंट अनडाउटेडली बना। लेकिन इस आंदोलन में भी हम एक चीज देखेंगे कि इसमें विमेंस का रोल कम है। स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स वर्ग बहुत जल्दी निराश हो गया। उसके पहले ये समझते हैं कि गांधी जी ने, जब ये मूवमेंट पीक पे चल रहा था, चूंकि गांधी जी का मिशन क्या था? गांधी जी का मिशन था कि हर कीमत पे, एट एनी कॉस्ट, मूवमेंट शुड बी नॉन वायलेंट। बट व्हाट हैपेंड एक्चुअली? चौरा चोरी की घटना हो गई 5 फरवरी 1922 को, ठीक है। और वहां पर इस बात की गांधी जी की आलोचना भी हुई कि जब प्रशासन के द्वारा आम जनता मारी जा रही है तो गांधी जी आंदोलन को नहीं स्थगित करते, लेकिन जब पुलिस वाले मार दिए गए तो गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया। और दूसरी ओर काकोरी घटना, देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल वगैरह का प्रभाव भी बढ़ रहा था। तो कई बार आलोचक ये भी कहते हैं कि गांधी जी शायद जो ऐसे क्रांतिकारी यूथ थे, उन्हें डर था कि उनके हाथ में मूवमेंट न चली जाए। बहरहाल कुल मिलाकर के आंदोलन जब पीक पर था, गांधी जी ने इसको 5 फरवरी 1922 की घटना के बाद इसको आंदोलन को विड्रॉ कर लिया, रोक दिया। चित्तरंजन दास और सुभाष चंद्र बोस ने इसकी आलोचना भी की कि जब एक अंजाम तक पहुंचने को होता है कोई भी घटना, तो गांधी जी बीच में उसको रोक देते हैं, ठीक है। इसके बाद 1923 में आंदोलन कुछ दिनों के लिए स्थगित रहा। कोई भी बड़ा आंदोलन अब सीधे सविनय वाक्य दिखाई देगा। 1923 में CR दास, चित्तरंजन दास, विठल भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, इन लोगों ने मिलकर स्वराज पार्टी बना ली। और इन लोगों का विचार था कि हम विधानसभा में अपने कैंडिडेट्स खड़े करेंगे, स्वराज पार्टी बनाई, और अपने कैंडिडेट्स खड़े करेंगे और असेंबलीज में जाकर के गवर्नमेंट का बहिष्कार करेंगे। अनडाउटेडली उन लोगों को इन काम में सफलता भी मिली। लेकिन बाद में जब उन लोगों ने देखा कि ब्रिटिश सिस्टम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, तो बीच में ही उससे इस्तीफा दे दिया। ये 1923 की घटना है। अब 1928 में डोमिनियन स्टेटस की डिमांड, अभी तक ध्यान दीजिएगा, डोमिनियन स्टेटस की डिमांड चल रही है। 1905 बल्कि 1905 में गोखले ने जो कहा, डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या होता है कि ठीक है, हम ब्रिटिशों के अधीन रहते हुए, यानी सरकार तो ब्रिटेन की रहे, बट हमारे सोशल राइट, हमारे फंडामेंटल राइट, हमारे जिसमें रिलीजियस राइट है, जिसमें आर्थिक स्वतंत्रता की भी कुछ बातें हैं, ये सारे हमें मिलने चाहिए जस्ट उसी तरीके से जैसे इंग्लैंड की प्रजा को मिलती है। तो ये 1905 में थी, 1928 तक इसी मॉडल पे चलता रहा। 1900, लेकिन एक और चीज ध्यान दीजिएगा कि भारत के संविधान की तैयारी भी मोतीलाल नेहरू सबसे पहले 1928 में ही भारत के संविधान का एक छोटा प्रारूप, बाद में संविधान सभा बनी और संविधान बना, लेकिन छोटा प्रारूप उसी समय तैयार होने लगा था। तो 1900 बाद में
29 में फंडामेंटल राइट्स का भी प्रपोजल कांग्रेस ने लेकर आया और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य का झंडा फहराया नेहरू जी ने। तो 1930 से अब कांग्रेस का मिशन डोमिनियन स्टेटस नहीं रह गया, पूर्ण स्वराज यानी पूरी आजादी चाहिए। ऑब्वियस बात है, अब एक बड़े मूवमेंट की जरूरत थी। और दूसरी ओर टेररिस्ट अनफॉर्चुनेट, जिसको दुर्भाग्यपूर्ण कहा जाता है कि अंग्रेजों के द्वारा लिखे गए इतिहास को भारतीय इतिहास में भी बहुत दिनों तक जो क्रांतिकारी थे, यूथ क्रांतिकारी जिन्होंने बलिदानी दी है, अपने जीवन की आहुतियां दी, उनके लिए टेररिस्ट शब्द कहा जाता था। हम लोग इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि इसकी आलोचना करेंगे, क्योंकि इतने कम उम्र के भगत सिंह को पढ़िए या चंद्रशेखर आजाद को पढ़िए, जितना बड़ा सोशलिज्म का दर्शन, जितना बड़ा एक भारत का स्वरूप क्या होगा यदि उनके पास था, तो हमें लगता है कि इतना बड़ा ब्रॉड शायद किसी के पास नहीं था, जितनी बड़ी सोच उनके पास थी। तो क्रांतिकारियों का रोल भी बढ़ता जा रहा था, ये भी कहीं ना कहीं से एक था मैटर। तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन और सिविल डिसोबीडियंस में क्या अंतर है? सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या अंतर है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। बाकी बातें सब कुछ ऐसे ही थी, ठीक है। विदेशी संस्थाओं का बहिष्कार, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, स्वदेशी वस्त्रों की स्वदेशी संस्थाओं का इस्तेमाल करना, ये सारी चीज़ों के अलावा उसमें पिकेटिंग्स और कुछ चीज़ें जैसे जुड़ गई, ठीक है। पिकेटिंग्स क्या होता है? धरना प्रदर्शन। तो इसमें सोशल ऑब्जेक्ट्स को भी शामिल कर लिया गया, पहली बात। दूसरा अंतर क्या है? देखिए, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो 1922 में, ठीक है, गांधी जी ने स्थगित कर दिया, बट वो सबसे बड़ी चीज़ क्या थी कि उसके पहले भी वो देखा जाए तो बहुत जल्दी ही लोगों को उससे निराशा होने लगी। क्यों होने लगी? कि स्टूडेंट्स ज़्यादा समय तक, स्टूडेंट्स यदि स्कूल का बहिष्कार कर रहा है तो बहुत ज़्यादा समय तक स्कूल से दूर नहीं रह सकता। प्रोफेशनल बहुत ज़्यादा दिनों तक अपने पेशे से बाहर नहीं रह सकते, ठीक है। और उस मूवमेंट में यदि हम देखते हैं कि उस मूवमेंट में लेकिन फिर भी एक माइलस्टोन का काम किया। ये माइलस्टोन का काम कैसे किया? कि सबसे पहले कि इसने एक ब्रॉड कैनवास पे ये मूवमेंट हुआ, आम जनता तो जुड़ी ही, ठीक है, प्रोफेशनल स्टूडेंट्स बाद में हटे हैं, लेकिन पहली बार सामान्य जनता जुड़ी है, मिडिल क्लास जुड़ रहा है, साथ ही पीजेंट्स भी जुड़ रहे हैं। बाबा रामचंद्र दास अवध किसान सभा की स्थापना करते हैं। नाई धोबी बंद, प्रतापगढ़ क्षेत्र है फैजाबाद के पास, तो फैजाबाद और प्रतापगढ़ में नाई धोबी बंद मूवमेंट हुआ। वहाँ नाई और धोबियों ने अपने काम करने से इनकार कर दिया। तो ये मूवमेंट अलूरी सीताराम राजू ट्राइबल जो मूवमेंट, फॉरेस्ट एक्ट के चलते ट्राइबल्स को काफ़ी नुकसान हुआ था। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि फॉरेस्ट एक्ट के चलते ट्राइबल्स को अपने कैटल्स को चराने के लिए जाने की परमिशन नहीं थी। एरिया को किस तरीके से रिजर्व कर दिया गया था, और जो जाते थे उनको पनिश किया जाता था, उनको इकोनॉमिक फाइन किया जाता था। ऑब्वियस सी बात थी, ट्राइबल स्थिति में नहीं थे कि इकोनॉमिक फाइन देंगे, तो उनसे बेगारी कराई जाती थी, ठीक है ना। बंधुआ रेलवे का ट्रैक बन रहा था, ऐसे कामों में उन्हें लगा दिया जाता था और बिना पैसे के, बॉन्डेड लेबर। तो ये सारी, उसके बाद में स्वराज प्लांटेशन की बात, ठीक है ना, यानी कि जो प्लांटेशंस वाले जो प्लांटेशन क्रॉप के लिए जो लोग मजदूर काम कर रहे हैं, और वहाँ भी लोगों में पहली बार चेतना आई, पहली बार कॉन्शसनेस आई। अनडाउटेडली कंट्रीब्यूशन के आधार पर देखी जाए तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ने एक बड़े कैनवास पे काम किया, एक मास मूवमेंट में सफलता पाई। तो उस सफलता को भी देखा गया था और बीच में एक लंबा अंतराल हो गया, तो पूरी ताकत के साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की गई। और जैसा कि मैंने कहा, ऑब्जेक्ट्स जब आप लिखेंगे तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के सारे ऑब्जेक्ट्स भी इसमें शामिल हैं सिविल डिसोबीडियंस में। और क्या बढ़ा? और यही बढ़ा, वुमेन्स का रोल बढ़ा,
खास करके ह्यूमन्स के जिम्मे क्या दिया गया, पिकेटिंग करने का काम, धरना देने का, अल्कोहल की दुकान पे धरना देना है कहीं, ठीक है। तो ऐसी चीजें इसमें और जोड़ेगी। अब क्योंकि कंपेयर करके क्वेश्चन ज्यादा आता है, इसलिए यहाँ पे हम कंपेयर करके ही समझाते रहे ताकि दोनों अलग अलग भी समझ जाइए और कंपेयर करके भी समझ जाइए। दूसरी चीज कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जो स्वदेशी वस्त्र के नाम पे खादी, अब खादी जो होता है उसको लूम खुद तैयार करना इट इज टू मच टाइम टेकिंग एज वेल एज इस कॉस्ट भी पड़ता था, और तीसरा चीज ये कॉस्टली पड़ जाता था रेदर देन की जो रेडीमेड कपड़ा होता है, टाइम टेकिंग भी ज्यादा। एक आदमी जब अपने से अपना कपड़ा तैयार करेगा चरखा से, और ठीक है ना, ये अनडाउटेडली कि चरखे का रोल बहुत बड़ा है भारत में। और देखिए जब कलेक्टिव बिलोंगिंग की बात हो रही है तो उसमें चरखा भी आएगा, ठीक है ना। तो लेकिन इसने एक मैसेज तो दिया, मास को मैसेज दिया, मास सही मैसेज बना है, मास को मैसेज दिया। और लेकिन साथ ही एक और भी चीज है कि इससे धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि भाई उनका पेशेंस जवाब देने लगा, क्योंकि पहली बार इतना बड़ा मूवमेंट था, ठीक है ना। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में लोग तैयार थे, क्यों? क्योंकि उन्होंने उस पहले मूवमेंट का सफलता देख लिया था। ये ठीक है कि वो घटना हो जाती है चौरी चौरा, उसके बाद आंदोलन स्थगित कर दिया जाता है और इस तरीके से, ठीक है। दूसरी चीज कि अब तक किसानों के अलावा, छात्रों के अलावा, और देखिए सबसे बड़ी बात कि जो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह से शुरू होकर के और यहाँ तक आता है, तो इस बीच में यूथ और स्टूडेंट्स काफ़ी सक्रिय हो जाते हैं, और यूथ स्टूडेंट्स का प्रतिशत बढ़ जाता है उनकी भागीदारी में देश के स्वतंत्रता आंदोलन संघर्ष। उसके साथ ही साथ एक और चीज़ है कि इसमें नया वर्ग जुड़ेगा जो है बिजनेस क्लास। ये बिजनेस क्लास क्यों जुड़ेगा? क्योंकि अब तक जैसा कि पिछले सेगमेंट मैंने बताया हुआ है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के मीनवाइल ही टाटा बिरला जैसे बड़ी बड़ी कंपनी आ गई थी। बॉम्बे प्लान एक बना था, इकोनॉमिक्स में आप लोग एडवांस क्लासों में पढ़ेंगे, जिसमें 20 इंडस्ट्रियलिस्ट ने मिलकर के और भारत की आज़ाद भारत की क्या प्लानिंग्स होगी, इकोनॉमिक प्लानिंग्स होगी, उसको तैयार किया था। दैट इज कॉल्ड बॉम्बे प्लान, बिकॉज बॉम्बे में तैयार हुआ था, ठीक है। मुंबई का पुराना नाम बॉम्बे ही है। तो इंडस्ट्रियलिस्ट वर्ग भी ये देख रहा था कि जितना उनको आगे होना चाहिए, ब्रिटिश पॉलिसी तो ऐसी है कि एक तो क्रसिंग पॉलिसी में वो भारत का बिजनेस क्लास में मर्ज हुआ, और उसमें भी वो उसको और तोड़ने पे पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये बिजनेस क्लास भी इसमें शामिल होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े बड़े शामिल होते हैं, जमनालाल बजाज हो, चाहे वो खेतान हो, चाहे घनश्याम दास बिरला हो, चाहे टाटा हो। तो ये सारे इंडस्ट्रियलिस्ट कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे, देश की जनता को सपोर्ट करते, स्वतंत्रता आंदोलन के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल थे। तो मैसिव मूवमेंट यदि बात की जाए तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज मच मोर देन प्रीवियस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। 1930 में ये मूवमेंट स्टार्ट होता है। 1931 में फर्स्ट राउंड टेबल जिसको हिंदी में गोलमेज सम्मेलन बोलते हैं होता है। अंग्रेजों के लगने लगा कि ये मूवमेंट तो बड़ा भयंकर होगा, इसका रिजल्ट बहुत भयंकर हो सकता है, बेकार हो सकता है, उनके एडवर्स हो सकता है। 1931 में बट गांधी जी नहीं गए। जब कांग्रेस की ओर से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं गया, मोहम्मद अली जिन्ना गए, बी आर अम्बेडकर गए। बी आर अम्बेडकर दलितों को सेपरेट अपना रिप्रेजेंट कर रहे थे। देखिए गांधी जी ने शुरुआत में पूरी देश है ना, या कांग्रेस या कोई भी लीडर पूरे देश को लेकर चला है, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर जो कि संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहे हैं और बहुत ही विशाल व्यक्तित्व था उनका, लेकिन कई ऐसे कारण थे जिसके चलते उन्हें उनके मन में, उनकी व्यक्तिगत जीवन भी ऐसा कुछ रहा कि उनके मन में ये रहा कि शायद दलितों की बात दलित ही करेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गांधी जी पर उनको इस बात को लेकर विश्वास नहीं था। गांधीयन थॉट या अम्बेडकर थॉट में इस बात का बड़ा विस्तार से मिलता है। उन्होंने गांधी जी को यहाँ तक कह दिया था कि बिकॉज यू डोंट बिलोंग टू डिप्रेस्ड क्लास। एक और चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दें और बता दें, आपके ऑब्जेक्टिव में काम आएगा कि गांधी और अम्बेडकर दोनों ने ही
ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन और सोसाइटी बनाई हुई है। एक का एसोसिएशन है, दूसरे का सोसाइटी है। ठीक है। तो जब गांधी जी और कांग्रेस जैसे बड़ी संस्था, जब बड़े पार्टी का वहां पर राउंड टेबल में रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ, ऑब्वियस सी बात थी वो फेल हो गई। दैट्स वाई कि 1931 में, ठीक है, लॉर्ड इरविन जो कि भारत का गवर्नर जनरल था, उसको ये कहा गया इंग्लैंड की रानी की ओर से कि गांधी को तैयार करिए, और उसने टेम्पटेशन दिया। टेम्पटेशन ये दिया कि चलिए आपकी बात मान ली जाएगी, आप आइए बैठिए बात करिए। 1932 में तो केवल 3 राउंड टेबल हुआ है, जिसमें से केवल सेकंड राउंड टेबल में ही कांग्रेस और गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया है। लेकिन हुआ क्या, और गांधी जी की डिमांड क्या थी, जो कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के ऑब्जेक्ट में भी आएगा, कि जो भी इम्प्रिजन्ड हैं, ठीक है, जिन पर गंभीर मामला नहीं है, उनको छोड़ दिया जाए। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर गांधी जी ने जो इरविन के साथ पैक्ट किया था, एग्रीमेंट हुआ, उसमें ये बातें हुई कि जिन पर गंभीर मामला नहीं है। ये वही समय है जब भगत सिंह, राजगुरु और इन लोगों को इम्प्रिजेंट किया गया था और उन पर सजा के ट्रायल चल रहा था। इसलिए आलोचना की जाती है कि यदि गांधी जी चाहते तो शायद उन लोगों को छुड़ा लिए होते। तो सेकेंड राउंड टेबल में एक कॉम्युनल अवार्ड आया। कॉम्युनल अवार्ड क्या था, सेकेंड राउंड टेबल फेल हो गया और उसके बाद कॉम्युनल अवार्ड आया। कॉम्युनल अवार्ड ये था कि अंबेडकर की बात के आधार पर था, यानी कि देखिए, भारत में ब्रिटिश सिस्टम में पहले गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव में नॉमिनेटेड लोग रखे गए, ठीक है। 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी का काम खत्म हो गया। 1857 के रिवोल्ट के बाद विक्टोरिया आई और शासन जो है सीधे ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर हो गई। उसके बाद भारत को कोई रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव में, चाहे दिखाने के लिए सही, क्योंकि उनको तो अपने मन की करनी थी अंग्रेजों को, बट ऐसा किया गया। और 1892 में इन पहली इलेक्शन की शुरुआत होती है, फिर 1909 में होती है, फिर 1919 में होती है, इस तरीके से फिर 1935 में चुनाव होने वाला था। तो उसके लिए उन्होंने, अंग्रेजों ने एक दूसरा कार्ड खेला, और वो कार्ड क्या था, अंबेडकर की डिमांड थी कि डिप्रेस्ड का अलग से रिप्रेजेंटेशन चाहिए। उसमें डिप्रेस्ड के लिए अलग से रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया। ध्यान दीजिएगा कि 1909 में मुस्लिम्स के रिप्रेजेंटेशन अलग से जीना ऑलरेडी करा ही चुके थे, ठीक है। अब समस्या ये हो गई कि गांधी जी को ये लगा कि ये तो मुसलमान, सिख और ऐसे डिप्रेस्ड सभी अलग हो जाएंगे, तो बचेगा कौन, मूवमेंट का क्या होगा, देश का क्या होगा। और ये सही बात है कि गांधी जी शायद इस बात को नहीं माने होते तो एक पाकिस्तान नहीं, कुछ और भी देश बन सकता था, और भी देश हो सकते थे। गांधी जी अंततः, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में एक रिप्रेजेंटेशन, एक एग्रीमेंट हुआ, और गांधी जी इस बात को तैयार हो गए कि रिजर्वेशन दी जाएगी, अलग से रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जाएगा। मतलब ये, इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ दलित ही दलित रिप्रेजेंटेटिव would not be elected by the दलित रिप्रेजेंटेटिव्स ओनली, बट पूरे देश के आधार पर उनके लिए, दलितों के लिए कुछ सीटें सुरक्षित रखी जाएंगी ताकि उनका रिप्रेजेंटेशन हो जाए, उनको वोट उस पूरी क्षेत्र के लोग देंगे, है ना। वही आज भी सिस्टम है जो रिजर्वेशन में, जो लोकसभा और विधानसभाओं में चलता है। ये 1932 की बात है। 1932 में मूवमेंट, सभी ने अवज्ञा आंदोलन रोक दिया गया। सेकेंड फेज कुछ दिनों के बाद सभी ने अवज्ञा आंदोलन फिर से स्टार्ट होता है, जो कि 1934 तक चलता है। और 1934 के बाद एक और खास बात, टेक्निकली इसको समझ लीजिएगा, 1934 जो सेकेंड फेज का सभी ने अवज्ञा आंदोलन है, वो अनाउंस करके बंद नहीं किया जाता, ग्रेजुअली धीरे धीरे वो समाप्त होता है। ग्रेजुअली क्यों होता है, क्योंकि अब जो प्रोफेशनल्स जुड़े, उन लोगों ने इस फेज में भी देखा, भाई एक बार मूवमेंट हुआ, सभी ने सिविल डिसोबीडियंस में, गांधी ने वापस ले लिया, सिविल डिसोबीडियंस में हुआ, वापस ले लिया, ठीक है। इस मूवमेंट, इस तरीके से मूवमेंट को चलाना और कभी भी वापस ले लेना, तो ये न उनके इंटरेस्ट में है, न देश के इंटरेस्ट में है,
दूसरी चीज, गांधी जी एक यूनिनिमस के रूप में हो गए थे, तो बाकी का कोई लीडर प्रश्न चिन्ह भी नहीं उठा सकता था। प्रश्न चिन्ह उठाने का ही परिणाम हुआ। सुभाष चंद्र बोस को देखिए, 1938 में चुनाव जीते गांधी जी के नेट खिलाफ। 1939 में भी त्रिपुरी और हरिपुरा पहले हुआ है, फिर त्रिपुरी बाद में। जब उन्होंने देखा कि भाई गांधी जी के, उनको सब चाहते हुए भी गांधी जी का कोई विरोध नहीं कर पा रहा है, हालांकि गांधी जी के प्रति उनके मन में भी आशा थी। ही इज द फर्स्ट पर्सन हु एड्रेस्ड गांधी जी एज बापू, ठीक है, वो भी जर्मनी से, रेडियो से उन्होंने कहा बापू हमें आशीर्वाद दीजिए। लेकिन देखा कि गांधी जी का ऑरा बड़ा है, इससे अच्छा है कि, और उनकी मेथोडोलॉजी भी अलग थी। तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर से डिटेल्स में कर दे रहे हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन धीरे धीरे समाप्त होने लगा। बिजनेस क्लास ने भी देखा कि कोई बहुत बड़ी ऐसी पॉइंट्स नहीं रखे गए हैं जिससे उनके राइट्स को कहीं प्रोटेक्टेड किया जाए, ये सारी बातें थी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत शॉर्ट क्लास से होती है। अब सवाल यह है कि शॉर्ट क्लास ही क्यों हुई? फ्रेडरिक पोले का एक कोटेशन है कि एक आम भारतीय क्या खाता है? चावल, चावल का सूप जिसको मांड कहते हैं हम लोग, और एक कटा प्याज, एक हरी मिर्च, थोड़ा सा नमक। अब सोचिए, नमक जैसी चीजों पर जब टैक्स इंपोज किया गया, टैक्सेशन की पॉलिसी तो पिछले सेगमेंट में मैंने बताया है, दादा भाई नौरोजी ने टैक्सेशन की पॉलिसी के चलते ही ड्रेन थ्योरी का नाम दिया था कि भारत से धन कैसे नाले की तरह बह रहा है। कार्नवालिस के पीरियड से ही लॉर्ड वेलेस्ली और ये सब जितने भी गवर्नर जनरल आते गए, उनकी पॉलिसीज का टैक्स और रेवेन्यू से जनता किस तरीके से परेशान थी, बल्कि भारत को कंगाल कर दिया लोग ब्रिटिशर्स ने। लेकिन और दूसरी चीज कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वार के मीनवाइल अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, चूंकि युद्ध में डिमांड थी इंग्लैंड को ज्यादा, और टैक्सेस लगाए गए, तो जाहिर सी बात है कि 1930s तक आते आते स्थिति भारत की और खराब कर दिया ब्रिटिशर्स ने। 1930s में वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन हो गया। ये वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन क्या था? वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन का मतलब होता है इन्फ्लेशन। इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन में क्या होता है? प्राइस राइज हो जाता है, कमोडिटीज कम हो जाती है, प्राइस बढ़ जाते हैं, प्राइस बढ़ जाते हैं। कमोडिटीज, चूंकि कमोडिटीज कम होगी और डिमांड ज़्यादा होगी। डिफ्लेशन जस्ट उल्टा हो गया, जब डिमांड कम होगी, कमोडिटी ज़्यादा होगी, प्राइस सस्ते होंगे। डिप्रेशन एक ऐसी स्थिति है जो इन्फ्लेशन और डिप्रेशन को मिला करके, इसलिए मैंने कहा क्योंकि कमोडिटीज भी बहुत है, मार्केट में डिमांड नहीं है। लेकिन ये डिमांड डिप्रेशन वाली नहीं है। क्यों नहीं है? फर्स्ट वर्ल्ड वार में इतने सारे लोग, 5 लाख के लगभग लोग मारे गए, या 2.5 लाख लोग मारे गए, लगभग 2-2.5 लाख लोग इंजर्ड हो गए, हैंडीकैप्ड हो गए, विकलांग हो गए। ऑब्वियस सी बात है कि इंडस्ट्रीज और एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन क्षमता जो कम हो गई, मार्केट में जो 5 लाख के चलते लोग, 5 लाख की जो डिमांड थी वो तो ऑलरेडी कम हो गई, ठीक है। साथ ही जो देश उसमें इन्वॉल्व थे वार में, या जो कॉलोनीज थे, जैसे भारत तो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन ब्रिटिश इंडिया था तो इन्वॉल्व ही था, तो उनकी स्थिति खराब हो गई। अमेरिका जैसा बड़ा देश जो कि सबको फाइनेंस दे रहा था, और सबको फाइनेंस बांटने के क्रम में उसकी इकोनॉमी गड़बड़ाने लगी। तो इन सारे कॉन्टेक्स्ट में यदि हम देखते हैं तो ये वर्ल्ड वाइड समस्या इतनी गंभीर हुई, जाहिर सी बात है भारत पर भी उसका प्रभाव पड़ना था, जो भारत पहले से ही संकट के दौर से गुजर रहा था, ठीक है। तो भारतीयों को और भी ज्यादा उसको चैलेंज की स्थिति में आ गया, खड़ा हो गया, क्राइसिस के रूप में आ गया। ऑब्वियस सी बात है, टैक्सेस और बढ़ गई, और साल्ट जैसी चीजों को भी नहीं छोड़ा, नमक जैसी चीजों को भी नहीं छोड़ा ब्रिटिशर्स ने। ये इमीडिएट रीजन बना। बाकी रीजंस के अलावा ये साल्ट पे जो टैक्सेस बढ़ा ना, ये बिकेम द इमीडिएट रीजन। जैसा कि मैं कहता हूँ, हर रिवॉल्यूशन के पीछे हर एक कोई ना कोई इमीडिएट रीजन बनता है। तो यहाँ पर इस मूवमेंट के पीछे, मूवमेंट कहेंगे, रिवॉल्यूशन तो टोटल हुआ, मूवमेंट के पीछे सॉल्ट पे टैक्सेशन होगा, ठीक है। अब उसका विरोध करने के लिए गांधी जी ने खुद डांडी यात्रा की। गुजरात में प्लेस है डांडी, साबरमती से डांडी जाते हैं, और वहां पर वो समुद्र के पानी से नमक बनाते हैं। इट वॉज अ सिंबॉलिक, ये एक सिंबॉलिक विरोध था,
बट ये आम जनता में मैसेज गया कि हम भाई समुद्र हमारा है, हम अपने खाने पीने भर का तो नमक बना ही सकते हैं, कौन सा कॉमर्शियल हमें इंडस्ट्री के लिए बनाना है, बेचने के लिए बनाना है। ठीक है, तो ये सभी ने अवज्ञा का तात्कालिक कारण था। बाकी चीजें इसको मैंने फ्लैशबैक की तरह कर दिया ताकि आपको रिमाइंड रहे। तो सिविल डिसोबीडियंस धीरे धीरे ये मूवमेंट अंत होता है। और सिविल डिसोबीडियंस का कंट्रीब्यूशन क्या रहा? सिविल डिसोबीडियंस का मूवमेंट का ये कंट्रीब्यूशन रहा कि जैसे कि मैंने अभी 2-3 बार रिपीट किया है, प्रीवियस मूवमेंट से ज़्यादा मासिक था। दूसरा चीज़ विमेंस का रोल ज़्यादा था। तीसरी चीज़ दलित की पार्टिसिपेशन इसमें ज़्यादा थी। ये देखिए, ये यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, अंबेडकर अलग लीडर हो गए थे, लेकिन फिर भी ज्योतिबा फुले और बहुत सारे ऐसे लीडर थे जो कि कांग्रेस के समर्थन में थे। और अंबेडकर से भी जब कॉमनर अवार्ड वाली बात हुई और जब एग्रीमेंट हो गया तो अंबेडकर जी भी थोड़ी सी नरम पड़ गए। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे दलित भी साथ है, यानी समाज का पूरा सेक्शन साथ है। तो इस मामले में ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन इवेंट्स हुआ, जो आगे चल करके हम देखेंगे कि 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट को, जिसने कि पूरा भारत अंग्रेजों को हिला कर रख दिया, और जहां से अंग्रेजों को यह स्पष्ट हो गया कि अब भारत में बहुत दिनों तक शासन हम नहीं कर सकते। और यही कारण था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान 1942 हुई थी ना, 1939 से 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, कि वहां पर पहले ही दोनों पार्टियां, इंग्लैंड में 2 पार्टी है, लेबर पार्टी और लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। लेबर पार्टी ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि इफ वी विल विन द इलेक्शन वी मेक इंडिया फ्री। ठीक है, एंड दैट्स वाई। और ये भी कुछ लाचारगी भी थी उनकी, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर के रूप में उभर चुका था। खुद अमेरिका लोकतंत्र के प्रति चाहता था कि ये जो कॉलोनलिज्म का सिस्टम है, हालांकि ये भी है कि न्यू कॉलोनलिज्म में अमेरिका शामिल है। भारत की पहचान होने लगी थी। यूनाइटेड नेशन में भारत को बिना आज़ाद हुए ही, भारत आज़ाद हुआ 1947 में, यूएनओ बनाया है 24 अक्टूबर 1945 को, भारत को अलग से रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। ठीक है ना, इसीलिए ये भी एक कारण है कि आज भारत हमेशा कहता है कि भारत परमानेंट अस्थायी सदस्य होना चाहिए। तो उसका दावा का सबसे बड़ा रीजन और सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है, विकास और एटॉमिक रिसोर्सेज और इन चीज़ों के अलावा हम सबसे, क्योंकि हम आज़ाद नहीं होते हुए भी हमें रिप्रेजेंटेशन अलग से यूनाइटेड नेशन ने दिया था। तो ये इस मूवमेंट का और जो भी बड़े देश थे उन सबका मोरल सपोर्ट मिल रहा था। तो इस तरीके से ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ने आगे भारत के एक आज़ादी का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया। धन्यवाद। हम समझते हैं कि आपको भरपूर मटेरियल और मिला होगा। फिर भी यदि कहीं कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करिए और अपने ग्रुप्स में भी शेयर करिए, ताकि आपके साथ आपके दोस्त मित्र जो भी हैं उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।